ने इस वैश्विक महामारी से लड़ने में अमेरिका से 400 गुना ज्यादा तत्परता और सफलता के साथ काम किया है और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समय समय पर भारत की प्रशंसा के रूप में प्रकट किया है। WHO ने तो पिछले दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत में इस महामारी से लड़ने का मादा है और भारत आइकन बन सकता है दुनिया का, क्योंकि उसने पहले 2 बड़ी महामारियों को जीता है। इसलिए अभी अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी ने जब विश्व की लीडरशिप की तुलना करी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 68% इस रैंकिंग के साथ दुनिया में और दूसरे देश बहुत पीछे हैं एक व्यक्ति के वैश्विक महामारी से लड़ने के उपायों के मसले में। और ये आपने देखा ही होगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो भारत की मलेरिया की परंपरागत दवा है उसको अमेरिका भी मांगता है, ब्राजील भी मांगता है। और जब प्रधानमंत्री जी उनको पेश करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को अनुमान की संज्ञा देते हैं कि उन्होंने संजीवनी की तरह हम लोगों को ये दी है। इसी दवाई से हम नेपाल को भी संबल देते हैं और अपने रिश्तों को ठीक करते हैं। इसलिए इस महामारी से इतने बड़ा देश, सीमित संसाधन, इसलिए मैं ये मानता हूं कि और अभिनंदन करता हूं प्रधानमंत्री जी का, लेकिन एक बड़ा काम किया जो 1897 का कानून था महामारी नियंत्रण अधिनियम, उसमें एक बड़ा संशोधन किया, एक बड़ी मांग थी। और महामारी संशोधन अधिनियम 2020 एक ऐसा हथियार, आप सब लोग देख रहे हैं कि इस महामारी के दौर में किस तरीके से चिकित्सा कर्मियों पे, स्वास्थ्य कर्मियों पे हमले होते रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस अध्यादेश के जरिए और एक बड़ा संदेश पूरे देश को दिया है। वो सारे कोरोना योद्धा, उनको निश्चित रूप से इससे इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। लेकिन इसके उलट राजस्थान में इस महामारी का आगाज हुआ और हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से बड़े मन से सबसे पहले हम लोग सरकार से मिले, सुझाव दिए, भरोसा दिया। लेकिन थोड़े दिन बाद ही सरकार की फितरत बदल गई और जिस तरीके से सरकार ने ऐसी महामारी के दौरान भी सियासत से सरकार चूकी नहीं और लगातार प्रधानमंत्री जी पे, सरकार पे और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू किया, उन्होंने हमें भी विवश किया कि उनकी इस तरीके की कमी और खामियों को हम लोग जनता के समक्ष रखें। समय समय पर ये बातें आप लोगों के माध्यम से भी जनता के बीच में गई हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी मर्यादा से, पर अफसोस की बात यह है कि हमने सीधे तौर पर कहा था कि राजस्थान में तुष्टीकरण की वैश्विक महामारी को और कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके का राजनीतिक हथियार बना लिया है। तुष्टीकरण और राजनीतिक भेदभाव ये साफ तौर पर सरकार के आचरण में दिखता है, क्योंकि 25 मार्च को कोरोना का पहला पेशेंट रामगंज में मिला और आज उस रामगंज में 500 से भी ज्यादा आंकड़ा पार होता है। तो सरकार पर सीधे सीधे सवालिया निशान खड़ा करता है कि इस तुष्टीकरण के कारण किस तरीके से सरकार ने और पूरे राजस्थान को एक तरीके से खतरे में डाल दिया, शर्मसार कर दिया। इस बात की कई आपके समाचार माध्यमों में भी अनऑफिशियली छपी कि अफसरों ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जिस तरीके से टोंक में पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, चिकित्सा कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को जलील किया जाता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसलिए इस राजनीतिक भेदभाव और तुष्टीकरण केवल यही नहीं रुके, इसको विद्वेष की भी रूप दिया और राजस्थान के हमारे 2 विधायकों पर मुकदमे से लेके और दर्जनों ऐसे स्थानों पर, बालोतरा की घटना छुपी नहीं है कि वहां नगर परिषद के सभापति और जिलाध्यक्ष पर भी मुकदमा बनाया। इस तरीके से अनेक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी
इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए उनको प्रताड़ित और पीड़ित करने का कोशिश हुई। ये काम सरकार ने केवल जनता का ध्यान बटाने के लिए और एक विद्वेष की राजनीति के अस्त्र के जरिए इस्तेमाल किया। लेकिन केवल यही नहीं, इतने दिन तक जो चलता रहा वो तो समझ में आता है, लेकिन अफसोस की बात है और मेरी सीधी सीधी आपत्ति है, मेरा सीधा सीधा आरोप है, मुझे सीधा सीधा ऐतराज है कि जिस तरीके से राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कहा, यदि कोई पत्रकार सीधे सीधे सोनिया गांधी पर कोई नाम लेकर पुकारता है और उनको ये प्रश्न पूछ लेता है कि सांप्रदायिकता के नाम पर यदि दो साधुओं की निर्मम हत्या होती है तो कांग्रेस की नेता बोलती क्यों नहीं है, इस बात पर उस पत्रकार पर हमला भी होता है, मुकदमे भी होते हैं इनके प्रदेश में। लेकिन एक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री सीधे सीधे प्रधानमंत्री का अपमान करता है। मेरे कुछ सवाल हैं कि उन्होंने जो उल्लेख किया है, क्या वो उनको उस वीसी में वो मौजूद होने के हकदार थे, शामिल थे? उनका संवाद प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पे हुआ क्या, और हुआ तो उसका प्रमाण क्या है, उनकी हैसियत क्या थी? और यदि ये सब कुछ हुआ तो मेरा आखिरी प्रश्न है, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार की वीडियो कॉन्फ्रेंस को सार्वजनिक करके एक तरीके से संविधान की और लोकतंत्र की और सरकार की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और वो इस बात के दोषी होने के पात्र है। मुख्यमंत्री में थोड़ा बहुत भी मान हो तो उस मंत्री से सीधे सीधे जवाब मांगे। इस फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में इस तरीके से कभी नहीं हुआ। ये सरकार एक तरीके से ऐसा लगता है केवल अपीजमेंट की, भेदभाव की, विद्वेष की राजनीति पर उतर आई है। मेरा सीधा सीधा आरोप है, ये जितनी चीजें हुई इन सब चीजों का सीधे सीधे खुलासा है। तबलीगी का कॉलम हटाना, किस तरीके से पुलिस कर्मियों पर हमला होने के बाद सुबह 8 बजे हमला होता है, 4 बजे रिपोर्ट दर्ज होती है। ऐसे अनेकों उदाहरण जो राजनीतिक भेदभाव के जरिए राशन वितरण की शिकायतें पूरे प्रदेश भर में, केवल एक जगह की नहीं, और किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को दबाकर उनको किया जा रहा है। यदि राजस्थान में लॉकडाउन की अनुपालना ठीक तरीके से होती तो शायद राजस्थान की स्थिति नहीं होती। इसी तरीके से स्क्रीनिंग में, सर्वे में, सैंपलिंग में, टेस्टिंग में, सब मामलों में सरकार ने लीपापोती की, आंकड़े छुपाए। आज चिंता ये कि पुलिसकर्मी और चिकित्सा कर्मी भी संक्रमित होने लगे। इन्होंने जिस तरीके की बातें कही, मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि 2-3 चीजें जो खास तौर पर अभी असंतोष का कारक हो सकती हैं। राजस्थान की सरकार को अभी ये नहीं पता कि जो एनएफएसए और बीपीएल के अलावा जो लोग हैं उनमें कितने लोगों को, जो लोग हैं उनको राशन दे दिया। अभी भी इस तरीके की शिकायतें बहुत आमतौर पर प्रत्येक जगह से आती हैं, लेकिन सरकार सिर्फ लीपापोती की बात करती है। कृपया वो सूची जारी कर दे कि इतने लोगों को उन्होंने रिलीफ दे दी।